हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को। हम लोग देख रहे थे हम लोग का क्या क्या पॉइंट क्लियर हो गया। मैग्नेटिक सर्किट, एमएमएफ, फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी। अब अगला देखिए, अगला हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं और कुछ कुछ चीजों की। ओके, तो चलो अभी फ्लक्स डेंसिटी हमको पता चल गया, तो अब मैं ले लेता हूँ पांचवा पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, क्या ले लूँ? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बाद मैं ले लेता हूँ फ्लक्स इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसी को और क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, एच से इसको डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, या फिर और क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताने वाला है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। तो उसको अपन एग्जामिन करने के लिए, उसको हम डिटरमाइन करने के लिए एक हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी यूज किया, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और वी कैन से मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को पता लगाता है, आइडेंटिफाई करता है कि हमारे पास जो मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल है वो कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। राइट तो डेफिनेशन वाइज मैं बात करूं यहां पे एच का, तो एच मेरे पास क्या होता है? एच इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एच इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपका, और ये एच को मैथमेटिकली आप लोग लिख लेते हो एमएमएफ। आप लोगों ने पढ़ा है एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, एमएमएफ पर यूनिट लेंथ है ना। क्या लिख देते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन? एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, एमएमएफ पर यूनिट लेंथ इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये इसका डेफिनेशन हो गया। जैसे आपको कोई लिखना है या स्टेटमेंट वाइज दे दिया तो एमएमएफ पर यूनिट लेंथ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बना दिया, एमसीक्यू बना दिया, तो एमएमएफ पर यूनिट लेंथ होता है हमारा एच होता है। अब इसको आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? एमएमएफ पर यूनिट लेंथ एच इज इक्वल टू एमएमएफ। एमएमएफ को हम लोग लिख लेते हैं एन आई बाई एल। इसका मतलब हमारे पास एन आई जो है वो एच एल के बराबर है। इसका मतलब मेरा एमएमएफ का फॉर्मूला, पहले मैं दो फॉर्मूला जानता था, एक एन आई, एक ही फॉर्मूला जानता था, एक एमएमएफ इज इक्वल टू एन आई। अब दूसरा फॉर्मूला मुझे पता चल गया कि एमएमएफ जो होता है वो एच और एल का मल्टीप्लीकेशन भी होता है, एच और एल का मल्टीप्लीकेशन भी होता है। तो अब मुझे एमएमएफ का अभी तक दो फॉर्मूला पता चल गया। अब ऐसे करके इसमें स्टार पॉइंट देते जाओ बच्चों, क्योंकि ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टार पॉइंट देते जाओ, जो भी फॉर्मूला मिलते जा रहा है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग लिखते जाइए। ये आ रहा है बात समझ में? थोड़ा सा यूनिट की बात कर लूं मैं कि इसका यूनिट क्या होता है। तो देखो एमएमएफ का यूनिट आपका क्या होता है? एम्पियर टन होता है। और लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा? लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर। तो एम्पियर टन पर मीटर इसका क्या हो जाएगा बेटा? यूनिट हो जाएगा। तो ये भी आपका एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोग को कई बार पूछा गया है कि इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है? तो एम्पियर टन पर मीटर होता है। ठीक है, और ये किसका एनालॉजी होता है? आप लोग को एनालॉजी भी पूछ लिया जाता है भाई, इलेक्ट्रिकल सर्किट से इसका कंपैरिजन करा दिया जाता है। तो एनालॉजी किसका होता है आपको पूछेगा। एनालॉजी सब चीज कवर कर देंगे हम लोग। एनालॉजी आपका क्या होता है, किसका होता है? तो ये जो होता है वो एनालॉजी होता है किसके? एनालॉजी मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपके पास ई होता है, ई आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। क्या होता है आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में? V बाई एल, मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ या ईएमएफ पर यूनिट लेंथ।
उसी का एनालॉजी होता है। तो ये किसका एनालॉजी होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है जो बताता है क्या को? इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है किसी पर्टिकुलर लेंथ के कंडक्टर का या मैग्नेट का। ठीक है, मैग्नेट का। तो ये सारा चीजें नोट करो, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये आपके पास क्या है, मान लो कोई मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका लेंथ जो है यहां से लेकर के एल है। इसका लेंथ, इसका कितना है बेटा? इसका जो लेंथ है वो आपका एल है। इसका लेंथ जो है वो कितना है? एल है। और ये मान लो इसका क्या है? नॉर्थ हो गया, और ये मान लो इसका साउथ है। और आपको पता है कि यहां से इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है निकल रहा है, इस तरीके से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका निकल रहा है इस तरीके से। बात समझ में आया? इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर निकल रहा है। ये क्लियर? ये इस तरीके से। तो आपको पता है कि इस पोल पे यहां पे इस पोल का यदि मैं लिखूं एमएमएफ कितना होगा, सपोज इस मैग्नेट का एमएमएफ आपके पास एन आई है ना, एमएमएफ बना हुआ है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बना हुआ है, ठीक है, और इसका लेंथ एल है। तो एच की वैल्यू क्या होगा? याद करने का तरीका क्या है हमारे पास? एमएमएफ पर यूनिट लेंथ। दैट मीन्स एच का जो वैल्यू होगा वो आपका एन आई डिवाइडेड बाई एल होगा। बस इतना याद रखना, ठीक है, इतना याद रखना है आप लोग को, और ज्यादा इसमें तामझाम नहीं करना है बेटा। तो फील आ गया मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ कितना है ना, इस पर्टिकुलर लेंथ पे यहां से एमएमएफ कितना निकल रहा है, वही स्ट्रेंथ आपको जानना है। तो आपको एक टर्म्स यूज करना पड़ेगा, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। ठीक, ये आपके पास एक टर्मिनोलॉजी होना चाहिए। इतना क्लियर है? अब बी और एच पता चल गया, बी और एच पता चल गया। तो अब एक रिलेशन बताता हूं बी और एच में, रिलेशन बिटवीन, यहां पे लिखो आप, रिलेशन बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी and relation between flux density and magnetic field strength, ये रिलेशन बिटवीन क्या लिख लिया मैंने? रिलेशन बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इन दोनों में क्या रिलेशन? बी और एच में रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। तो हम पता है कि हमारे पास जो बी होता है, बी हमारा क्या है? बी हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी है, ये बताता है फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। और एच हमारा क्या को बताता है? एच हमारा बताता है मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है। और H जो होता है हमारा वो होता है एमएमएफ पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है, एमएमएफ पर यूनिट लेंथ होता है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये एमएमएफ पर यूनिट लेंथ होता है। तो यहां पे जो किसी भी मैग्नेट का जो फ्लक्स डेंसिटी होगा, वो H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब कोई मैग्नेट का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड निकलेगा किसी पोल से, उसका मतलब उसका फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगा। तो किसी भी मैग्नेट का फ्लक्स डेंसिटी जो है वो उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा वहां से निकलेगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड किसी पोल से, उतना ज्यादा उसका फ्लक्स डेंसिटी होगा। तो फ्लक्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। तो ये रिलेशन हमको यहां से मिलता है। अब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एक हटाता हूं, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आपके पास आता है, एक आता है म्यू, और इसको बोल देते हो H।
म्यू एच। अब एक नया चीज ये आपके पास आ गया, दोनों में तो रिलेशन ये होता है कि बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच होता है, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच होता है। तो एक नया टर्मिनोलॉजी आपके पास आ गया कि अब म्यू क्या है। तो म्यू आपके पास है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। और म्यू का जो यूनिट होता है वो आपका होता है हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर, ये इंपॉर्टेंट है, हेनरी पर मीटर म्यू का परमिएबिलिटी। और ये जो म्यू होता है आपके पास, ये जो म्यू होता है ये आपके पास परमिएबिलिटी है। अब परमिएबिलिटी क्या है हम लोग जानेंगे। तो परमिएबिलिटी दो टाइप का होता है, एक एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होता है, एक रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है। एक एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होता है, एक आपके पास रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है। तो जस्ट आप परमिएबिलिटी का ये प्रोडक्ट भी आप जान लो। अब ये जो म्यू नॉट है भाई, किसी भी मैग्नेट का म्यू नॉट जो होता है इसकी वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, ये 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 हेनरी पर मीटर, इसको बोल दिया जाता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। इतना तो परमिएबिलिटी किसी भी मटेरियल का होगा ही होगा, चाहे वो मटेरियल एयर या वैक्यूम क्यों ना हो, एब्सोल्युटली इतना होगा। दैट्स व्हाई एब्सोल्यूट उतना रहता ही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। चाहे आप एयर यूज करो चाहे कुछ भी यूज करो, इतना परमिएबिलिटी तो होना ही होना है। तो दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। इतना रहेगा ही, इतना तो परमिट करेगा। हवा भी लोगे ना तो इतना तो परमिट करेगा ही। एयर भी लेते हो, वैक्यूम भी लेते हो, तो इतना तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए परमिशन देगा कि भाई तुम इतना तो फ्लो करा ही लो। ठीक है, लेकिन आप कुछ एयर वैक्यूम को छोड़ करके दूसरा कुछ मैग्नेटिक मटेरियल लोगे तो उसके कारण परमिएबिलिटी जो जाता है तो कितना बढ़ता है दूसरे मटेरियल के लिए, उसके रिलेटिवली कितना बढ़ता है। तो उसको जानने के लिए, है ना, उसको जानने के लिए आपका एक टर्म्स आया, दैट इज योर रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होता, ये भी आपको एमसीक्यू पूछा गया है। तो ये जो होता है आपका यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है। रिलेटिव परमिएबिलिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता, दैट मींस रिलेटिव परमिएबिलिटी इज अ कंप्लीटली यूनिट लेस क्वांटिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी ये बताता है यार कि कोई दूसरा मटेरियल तुम लेते हो एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में, तो उस मटेरियल की परमिएबिलिटी एयर या वैक्यूम के रिलेटिवली कितना हाई होगा। लो तो कभी होगा नहीं, क्योंकि किसी भी एयर या वैक्यूम का जो मिनिमम परमिएबिलिटी इतना तो होगा, उससे कभी जिंदगी में किसी का काम नहीं होगा। तो अब दूसरा मटेरियल तुम लेते हो तो वो दूसरा मटेरियल जो होता है वो कितना परमिट करता है फ्लक्स को, कितना ज्यादा परमिट करता है फ्लक्स को एज कंपैरिजन टू एयर या वैक्यूम, ये बताता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। किसी एयर के रिलेटिव या फिर वैक्यूम के रिलेटिव कितना ज्यादा है, हाउ मच। समझ में आ गया होगा। इसलिए हम लोग हमेशा किसी दूसरे मटेरियल की परमिएबिलिटी को एयर या वैक्यूम के परमिएबिलिटी से कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आयरन का परमिएबिलिटी 1000 होता है, किसी और मटेरियल का परमिएबिलिटी 5000 होता है। तो 1000 5000 ये क्या है, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है बेटा। हम ये बता रहे हैं इससे कि आयरन का या फिर किसी और मटेरियल का परमिएबिलिटी एयर या वैक्यूम के परमिएबिलिटी के कंपैरिजन में 1000 या तो फिर 500 ज्यादा होता है। हम ये बता रहे हैं क्योंकि सबका याद करना पॉसिबल नहीं है, इंडिविजुअल सबका याद करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग रिलेटिवली बात करते हैं कि उसका इसके रिलेटिवली इतना होता है। आई होप आप सभी लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि क्यों यहां पे रिलेटिव परमिएबिलिटी और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट को लाया गया है। क्या आप सभी को समझ में आ गया? आ गया ना सभी को समझ में? हाँ, यदि आ गया होगा तो जल्दी से मुझे फटाफट बताओ यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। आप लोग अपने घर में बैठे हो, सब देख रहे हो मुझे, फिर भी आप लोग फटाफट बताइए। तो ये एक परमिएबिलिटी टर्म्स यहां पे आ गया। परमिएबिलिटी के बारे में फिर अभी हम लोग अगला बात करेंगे, है ना। 6वां नंबर का पॉइंट मैं उनको दे दूंगा। हाँ, तो अभी मेरा बी और एच में क्या रिलेशन आ गया, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच आ गया, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच आ गया। क्या रिलेशन आ गया कि फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो आपके पास म्यू इंटू एच आ गया। अब मैं B को क्या लिख सकता हूं, यहां पे B को लिख सकता हूं फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी मेरा होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है जी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है। म्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू को मैं लिख सकता हूं, म्यू को यहां पे लिख सकता हूं, म्यू को म्यू नॉट और म्यू आर लिख सकता हूं।
ठीक है। और H को मैं क्या लिख सकता हूं, H को क्या लिख सकता हूं यहां पे बताओ, H को मैं लिख सकता हूं MMF पर यूनिट लेंथ, और MMF को मैं क्या लिख सकता हूं NI पर यूनिट लेंथ, NI पर यूनिट लेंथ, इतना मैं लिख सकता हूं, इतना मैं लिख सकता हूं। आप सभी को समझ में आ रहा है, आप सभी को समझ में आ रहा है क्या? चलो, तो यहां से चलो इसको मैं क्या लिख देता हूं, ये जो NI है उसको MMF ही लिख देता हूं मैं, MMF, ये ठीक। अब आपको एक चीज पता होगा ना, क्या चीज पता होगा, कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो करंट होता है वो क्या होता है, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस होता है, या जो रेजिस्टेंस होता है वो आपके पास क्या होता है, वोल्टेज बाई करंट होता है। वोल्टेज को वहां पे EMF बोला जाता है और करंट को करंट ही बोलते हैं। तो EMF बाई करंट को रेजिस्टेंस आप लोगों ने बोला था। वैसे मैं यहां पे MMF बाई फ्लक्स कर दूं, MMF बाई फ्लक्स या MMF बाई फ्लक्स कर दो और इन सबको इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे ले आऊंगा तो L इधर आ गया और यहां पे मेरे पास आ गया म्यू नॉट म्यू आर और ये मेरा A हो गया, और यहां पे मेरे पास क्या आ गया, MMF डिवाइडेड बाई फ्लक्स। तो MMF फ्लक्स इधर आ गया, लेंथ इधर आया, एरिया यहीं पे है, म्यू नॉट म्यू आर इधर आ गया। तो MMF डिवाइडेड बाई फ्लक्स। अब MMF डिवाइडेड बाई फ्लक्स, EMF डिवाइडेड बाई करंट को रेजिस्टेंस बोले हैं, वैसे MMF डिवाइडेड बाई फ्लक्स को मैं बोलूं तो ये मेरे पास हो जाएगा रिलक्टेंस हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे को रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या मिला, रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला मिला, दो फॉर्मूला मिला। एक तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला मुझे मिल गया MMF बाई फाई, ये मिल गया। दूसरा फॉर्मूला मुझे मिला रिलक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला L डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर और A। तो यहां से दो टर्मिनोलॉजी मेरे पास निकल के आ गया, एक परमिबिलिटी, दूसरा जो है रिलक्टेंस। ठीक है, तो यहां पे एक चीज और बता देता हूं, MMF को मैं लिखना चाहूं मेरे प्यारे बच्चों, MMF को, तो ये मेरे पास हो जाएगा फाई इंटू एस। दूसरा फॉर्मूला MMF का आप क्या जानते हो, N इंटू आई। तीसरा फॉर्मूला आप अभी निकाले थे इससे पहले H इंटू एल, HL। तो देखो यहां पे रिलेशन जो है वो बनते जा रहा है, और यही सारे रिलेशंस आपके अभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए काम आने वाला है। तो ये रिलेशन आ गया। अब इसमें तीन चीजें रिलेशन आ गया, ये तीन रिलेशन आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिलेशंस को आप लोग ऐसे स्टार पॉइंट डाल के रखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MMF इक्वल टू आपका पहला फॉर्मूला NI आया था, दूसरा फॉर्मूला HL आ गया था, और तीसरा फॉर्मूला फाई एस आ गया, फाई इंटू एस, वो भी आपका क्या है MMF मतलब EMF यार, जस्ट इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, हमारे लिए ये रिलेशनशिप जो आया, यहीं से फिर से फॉर्मूला निकल के आ गया, म्यू आ गया, रिलक्टेंस आ गया। अब इन सारे चीजों को बारी बारी से मैं समझाता हूं आप लोगों को। तो छठवां पॉइंट मेरे पास जो है वो आपका परमिबिलिटी। 6 पॉइंट मेरे पास क्या है, 6 पॉइंट जो भी नंबर है लिख लेना। मैं लेता हूं यहां पे परमिबिलिटी, परमिबिलिटी, और इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये परमिबिलिटी, ठीक, ये परमिबिलिटी हो गया। तो हर एक मटेरियल की एक परमिबिलिटी होता है, परमिट करने की एबिलिटी है ना। तो मैं लिख देता हूं सिंपल लैंग्वेज में, इट इज द एबिलिटी ऑफ परमिशन ऑफ फ्लक्स, इट इज द एबिलिटी ऑफ परमिशन, it is the ability of permission of flux to the conductor, किसमें, to the conductor या to the magnetic material, है ना। it is the ability of permission of flux, है ना। फ्लक्स को परमिट करने की एबिलिटी को ही हम लोग परमिबिलिटी बोलते हैं, परमिट करने की एबिलिटी। समझ में आ रहा है, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में फ्लक्स को परमिट करने की एबिलिटी को ही फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। फ्लक्स हम लोग क्या बोलते हैं, परमिट करने की एबिलिटी को ही परमिबिलिटी कहते हैं। म्यू से डिनोट करते हैं। यूनिट की बात करेगा तो इसका जो यूनिट होता है आपका क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हेनरी पर मीटर,
हेनरी पर मीटर। इसका यूनिट आपका हो जाएगा हेनरी पर मीटर, तो लिख लो हेनरी पर मीटर। म्यू जो होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि म्यू जो होता है आपके पास म्यू नॉट और म्यू आर होता है। म्यू नॉट को हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, किसी भी मटेरियल का एब्सोल्यूट परमेबिलिटी मतलब रहता ही रहता है, और इसकी यूनिट होता है हेनरी पर मीटर, और इसकी वैल्यू होता है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। इतना रहेगा ही रहेगा। म्यू आर आपके पास क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी, और ये आपका यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये केवल मल्टीप्लिकेशन को बताता है यार कि एयर और वैक्यूम के कंपैरिजन में बाकी मटेरियल का परमेबिलिटी कितना गुना ज्यादा होता है, बस उसी को बताता है। तो रिलेटिवली बताता है ये, है ना, एब्सोल्यूट के कंपैरिजन में। तो दिस इज योर रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। एयर के लिए इसकी वैल्यू, एयर या वैक्यूम के लिए इसकी जो वैल्यू होता है वो आपका 1 होता है, और बाकी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1000 होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1000 होता है। तो एक चीज और जान लो यहाँ पे, यदि आपके पास 3 टाइप का मटेरियल है, थोड़ा सा बता देता हूं, यदि आपके पास 3 टाइप का मटेरियल, आप लोग बोलते हो ना कि हमारे पास एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल, एक हमारे पास यहाँ पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब देख लेना कौन सा डाया है कौन सा पैरा है, लिस्ट बना लेना अपने कॉपी में। तो डाया, पैरा, और आपके पास एक होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये 3 टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में मैंने बात कर दिया, एक डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में मैंने आप लोगों से बात कर लिया, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ना, उसमें म्यू आर का जो वैल्यू होता है वो स्लाइटली लेस देन 1 होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में म्यू आर का जो वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में म्यू आर का वैल्यू मच 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 ग्रेटर देन 1 होता है। 100 टाइम्स ग्रेटर, 1000 टाइम्स ग्रेटर होता है, 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स होता है, ऐसा बोल सकते हो, है ना। तो रिलेटिव परमेबिलिटी का मैंने जस्ट आपको एग्जांपल बता दिया कि जितने भी डायमैग्नेटिक मटेरियल जो आपको याद आ रहा होगा उसका लेस देन 1 ही होता है। इसका मतलब कोई आप डायमैग्नेटिक मटेरियल को यूज करते हो मैग्नेटिक फील्ड को पास कराने के लिए, तो वो पास नहीं कराएगा और धकेल देगा, उसको स्लाइटली रिपल कर देगा, स्लाइटली उसको रिपल करा देगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल को लेते हो, हाँ भाई तू थोड़ा सा आ जा यार करके थोड़ा सा अपने में गुजार लेगा, एकदम नहीं गुजारेगा, सारे मैग्नेटिक फील्ड को अपने में से एकदम से पास नहीं करेगा, लेकिन वो बोलेगा भाई तू थोड़ा सा मेरे अंदर आके चला जा यार, बस फ्रेंडशिप अच्छा नहीं रखेगा, वो बहुत ही मतलब नॉर्मल फ्रेंड टाइप का बिहेव कर देगा, ये तो एकदम दुश्मन है मैग्नेटिक फील्ड का, भगो तुम यहां से करके भगा ही देगा, रिपल कर देगा। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल थोड़ा थोड़ा फ्रेंडशिप निभाएगा, दूर का फ्रेंड है, बहुत दूर का फ्रेंड है। और जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा फ्रेंड है, भैया तू आ यहीं पे रहा, पूरा निकल मतलब मेरे घर में ही रहा, मतलब एकदम खींच लेगा अपने अंदर में उस मैग्नेटिक फील्ड को। वो ऐसा मटेरियल है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक मटेरियल, उसको पूरा पूरा अपने में गुजार देगा, वो अपने में पास कराएगा। तो ये है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसलिए परमेबिलिटी उसका बहुत ज्यादा होता है, तभी ऐसा होता है। तो स्टोरी है, सबको मजेदार तरीके से पढ़िए आप लोग, डाया पैरा फेरो कुछ भी बात करो मस्त तरीके से पढ़ो यार, समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये सबको एक्सप्लेन और अच्छे तरीके से मैंने किया हुआ है ना, हर चीज को बताया हुआ है, ठीक है, आपको पता चलते रहता कि ये है क्या, ठीक। तो ये हो गया मेरे पास परमेबिलिटी के बारे में कहानी, ठीक है। तो सारे मटेरियल का, डाया का, फेरो का, पैरा का 5-5 एग्जाम्पल आप सभी लोग लिख लेना, एक टेबल क्रिएट कर लेना अपने नेट से वगैरह से देख करके, और किसका परमेबिलिटी कितना होता है कैसे होता है एक बार लिख लेना सबका। तो परमेबिलिटी की कहानी हो गई, ठीक है। परमेबिलिटी का हम लोगों ने यहाँ पे देख भी लिया रिलेशन। तो ये परमेबिलिटी जो होता है, आपने यहाँ पे देखा एक रिलेशन कि हमारे पास B का जो वैल्यू होता है वो आपका म्यू टाइम H होता है, तो परमेबिलिटी आपके पास क्या होगा, B डिवाइडेड बाई आपका H हो जाएगा। इन दोनों के रेशियो को आप क्या बोल देते हो, कांस्टेंट होना चाहिए, B/H रेशियो, वही आपका क्या है, परमेबिलिटी है। ओके, तो दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो इन केस ऑफ मीडियम, इन केस ऑफ एयर, इन केस ऑफ एयर आपका म्यू आर का वैल्यू 1 होगा, इन केस ऑफ मीडियम म्यू आर का वैल्यू कुछ वहां पे रहेगा। ओके, चलो अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं 7वां पॉइंट, जो भी आप लोग का होगा 6वां 7वां जो भी। तो 7th आपके पास जो पॉइंट है वो आपका है रिलक्टेंस। आपके पास क्या आया हुआ है यहाँ पे, रिलक्टेंस, रिलक्टेंस, रिलक्टेंस। अब इसको रिलक्टेंस को मैं अपने
नोटेशन में एस से डिनोट करता हूं ना, बाकी जगह में कुछ कुछ दूसरा टाइप का नोटेशन लिख लेता है। कई बुक में इसका जो नोटेशन होता है वो ऐसे टाइप का इसको आर बना देता है ना, कई बुक में। स्टैंडर्ड बुक, कई आपका फॉरेन बुक जो होता है फॉरेनर का, उसमें इस तरीके से रिलक्टेंस को शो कर देता है आर टाइप का, इस तरीके से। मैं एस से डिनोट करता हूं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, एस से डिनोट करता हूं। तो पहले से इसलिए आपको बता देता हूं, आर कैपिटल आर का रेजिस्टेंस, लेकिन रिलक्टेंस रेजिस्टेंस जैसा ही है ना, रेजिस्टेंस का ही एनालॉजी है, तो इसको इस तरीके से आर इधर ऐसे बना दिया जाता है ना। चलो, तो रिलक्टेंस की मैं बात करूं तो रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस ऑफर द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? इट ऑफर द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लक्स, इट ऑफर द opposition of flow of flux, it offer the opposition of flow of flux, is called reluctance, ठीक है, इज कॉल्ड रिलक्टेंस, ठीक है। यूनिट क्या होगा रिलक्टेंस का? चलो, यूनिट क्या होगा रिलक्टेंस का? तो एक रिलक्टेंस का हम लोगों ने यहां पे फॉर्मूला देखा, रिलक्टेंस का यहां पे फॉर्मूला देखा। क्या होता है भैया? रिलक्टेंस मेरे पास एस होता है, तो एमएमएफ बाई फ्लक्स होगा। रिलक्टेंस का मैं लिखूं, जैसे आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने एक रिलेशन यहां पे देखा कि भैया एमएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास एन आई होता है, ठीक है। एमएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों ने देखा एचएल होता है ना। एमएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों ने फाई इंटू एस देखा। तो ये आप लोगों ने एमएमएफ का 3 फॉर्मूला देखा है, ओके। अब यहां से इसी फॉर्मूला को रिलेट करना चाहोगे आप, इसी फॉर्मूला को रिलेट करना चाहोगे आप इससे, तो यहां से मैं रिलक्टेंस की वैल्यू को निकालूं तो मेरे पास क्या है? एमएमएफ, ये एमएमएफ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। एमएमएफ डिवाइडेड बाई फाई हो जाएगा। देखो यहां से इससे और इसको यूज करके मैंने फॉर्मूला बनाया, तो एस का वैल्यू निकाला तो एमएमएफ बाई फाई हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि एमएमएफ का यूनिट क्या होता है? एमएमएफ का यूनिट एम्पियर टन होता है, तो दिस इज योर एम्पियर टन। और फाई का यूनिट, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? तो फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो आपका होता है वेबर। तो एम्पियर टन पर वेबर आपका किसका यूनिट हो गया? एम्पियर टन पर वेबर आपका रिलक्टेंस का यूनिट हो गया, वो यूनिट हो गया, ठीक है। अब एनालॉजी रिलक्टेंस का, एनालॉजी ऑफ रिलक्टेंस है ना। एनालॉजी की मैं बात करूं तो क्या हमारे पास एनालॉजी होता है? यदि मैं इसकी एनालॉजी की बात करूं तो मेरे पास क्या एनालॉजी होता है? एक बार जल्दी से बताइए भैया। रिलक्टेंस का जो एनालॉजी होता है ये होता है, रेसिप्रोकल नहीं बोल रहा हूं मैं, एनालॉजी की बात कर रहा हूं। तो एनालॉजी की मैं बात करूं रिलक्टेंस का, तो इसका होता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है? विच ऑफर द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। वैसे रिलक्टेंस क्या होता है? विच ऑफर द फ्लो ऑफ फ्लक्स, which offer the opposition of flow of flux in magnetic circuit. Similarly, resistance which offer the opposition of flow of current in electric circuit, है ना। तो ये रेजिस्टेंस ही इसका क्या हुआ? रिलक्टेंस का एनालॉजी हुआ, ठीक। रिलक्टेंस का ये पहला फॉर्मूला आपको मिल गया कि रिलक्टेंस का जो फर्स्ट फॉर्मूला आपका होता है एमएमएफ बाई फ्लक्स होता है, पहला फॉर्मूला। रिलक्टेंस का जो फर्स्ट फॉर्मूला एमएमएफ बाई आपका क्या होता है? फ्लक्स होता है। इसका मतलब यहां पे आप लिख सकते हो एन आई बाई फ्लक्स, यहां से आप निकाल सकते हो। सेकेंड फॉर्मूला रिलक्टेंस का आप लोगों ने निकाला था, वो है रिलक्टेंस का जो सेकेंड फॉर्मूला है वो आप लोगों ने निकाला था एल डिवाइडेड बाई, ये भी निकला हुआ है वहीं से देखो, म्यू नॉट म्यू और ए, एस इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू और ए। तो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला, ये जो सेकेंड फॉर्मूला है उसमें समझते हैं कि ए क्या है ना, एल क्या है। लेट्स मेरे पास कोई सोलेनॉइड है, मेरे पास कोई सोलेनॉइड है, इस तरीके का मेरे पास कोई सोलेनॉइड है, ये कोई सोलेनॉइड है। लेट्स कंसीडर कि मेरे पास इस तरीके का कोई सोलेनॉइड है, ये 3D में मैं इसको दिखाना चाह रहा हूं, पता नहीं बनेगा कि नहीं। इस तरीके का कोई सोलेनॉइड है मेरे पास,
ये इस तरीके का मेरे पास कोई सोलेनॉइड है, आ रहा है बात समझ में? इस तरीके का कोई सोलेनॉइड है, इस तरीके का, ये इस तरीके का। इस तरीके का एक सोलेनॉइड है, लेस से मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूं ताकि आपको 3D में थोड़ा सा दिखे। ये दिख रहा है 3D टाइप का, ठीक है ना? अब ये सोलेनॉइड है तो समझो कि इस सोलेनॉइड में ये क्या है आपके पास, इसका लेंथ होगा, ये आपके पास क्या होगा, यहां से लेकर के इसका लेंथ, इसका लेंथ है ये, ठीक, ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका लेंथ। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करोगे तो यही इसका क्रॉस सेक्शन, कट करोगे बीच को तो जो एरिया होगा इसका वही आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इधर से मैं देख लेता हूं, ये मेरा जो आया एरिया, यही मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है ना? इसको मान लो बीच से मैं कट करूंगा तो जो एरिया मुझे दिखाई पड़ेगा, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो दिस इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको मैं ए से डिनोट करता हूं, ठीक, और ये इसका लेंथ हो गया। इतना क्लियर हो गया? अब ये कोई सोलेनॉइड है, सिंपल सी बात है, तो इसका क्या होगा, इस सोलेनॉइड का, इस सोलेनॉइड का अपना, इस सोलेनॉइड का अपना क्या होना चाहिए, एक परमेबिलिटी होना चाहिए। वो परमेबिलिटी आपके पास क्या है, म्यू है, वेयर म्यू इज इक्वल टू आपके पास म्यू नॉट और म्यू नॉट। म्यू आर इसका एक रिलेटिव परमेबिलिटी है, कोई आयरन का पीस है तो इसका जाहिर सी बात है 100,000 टाइम्स होगा, है ना? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो यदि मैं इसका रिलक्टेंस कितना ऑफर करेगा कोई मैग्नेटिक फील्ड के लिए, है ना, ये रिलक्टेंस कितना ऑफर करेगा, कितना पोजीशन ऑफर करेगा कोई मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जैसे मैं यहां पे लिखना चाहूं तो वो जो रिलक्टेंस मुझे मिलेगा वो मिल जाएगा मुझे लेंथ, यही डिवाइडेड बाय, ऐसे लिख लो, कितना रिलक्टेंस ऑफर करेगा, मैं इसको लिखना चाहूं एस, तो ये मेरा हो जाएगा एल, ये मेरा हो जाएगा म्यू नॉट, म्यू आर और एरिया, ये मेरे पास हो गया रिलक्टेंस। क्या आप सभी को समझ में आ गया? ये मेरे पास हो गया रिलक्टेंस। इसका मतलब दो तीन चीजें यहां से समझ में आया। फर्स्ट आपको ये समझ में आया कि रिलक्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रिलक्टेंस। लॉ ऑफ रिलक्टेंस की मैं बात करूं, रिलक्टेंस जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना? तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। और रिलक्टेंस जो होता है वो मटेरियल की परमेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, मतलब मटेरियल के परमेबिलिटी पे भी, नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि मटेरियल का परमेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना कम रिलक्टेंस, उतना कम पोजीशन ऑफर करेगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रिलक्टेंस को कम करना है तो मटेरियल की परमेबिलिटी हाई होना चाहिए, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका लॉ ऑफ रिलक्टेंस हो गया। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस जैसे लिखते हो वैसे ही लॉ ऑफ रिलक्टेंस। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंथ को बढ़ाने पे यहां पे रिलक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा कोर का, तो भैया रिलक्टेंस बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाओगे तो कम होगा, परमेबिलिटी को बढ़ाओगे तो कम होगा। इन सारे चीजों पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग सभी लोग नोट करके रखना। तो ये हो गया रिलक्टेंस, ठीक है। तो रिलक्टेंस एक प्रकार से अपोजिशन है, किसके लिए, फ्लक्स के लिए, फ्लो ऑफ फ्लक्स के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिलक्टेंस बोल देते हैं। इतना क्लियर हो गया? क्या इतना क्लियर हो गया? तो हर मटेरियल का, वैसे ही हर मैग्नेटिक मटेरियल का अपना एक रिलक्टेंस होता है, अपना एक रिलक्टेंस होता है। जैसे कि मैं बोल दूं कि यहाँ पे एक चीज को समझना, मान लो ये आपके पास कोई परमानेंट मैग्नेट है, समझना इस बात को, ठीक है। ये आपके पास एक परमानेंट मैग्नेट है और यहाँ पे आपके पास इस तरीके से एक बना हुआ है। लेट अस कंसीडर कि ये तुम्हारे पास नॉर्थ हो गया, ये तुम्हारे पास साउथ हो गया, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ जा रहा है, इस तरीके से नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है,
ये इस तरीके से। तो अभी नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, तो कुछ इस तरीके से जाएगा। अभी मैं बात करूं सेकंड केस मैं लेना चाहूं, इसी में मान लो सेकंड केस मैं इस तरीके से लेना चाहूं, मान लो यहां पे इस तरीके से। अब मुझे ये बताओ कि मान लो ये मेरे पास इस तरीके का मैंने क्या यूज कर लिया। अब ना यहां पे एक इस तरीके का एक मटेरियल मैंने यूज कर लिया। अभी एयर था, बीच में मीडियम एयर था। नॉर्थ से साउथ में फ्लक्स को पहुंचाने के लिए मीडियम क्या था आपके पास, यहां पे मीडियम आपका एयर था। इस फ्लक्स को नॉर्थ से साउथ की ओर जाना है तो मीडियम क्या है, मीडियम आपके पास एयर है, और एयर के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी 1 होता है। ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे कुछ कंडक्टर ले लिया, एक ऐसा मटेरियल ले लिया जिसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो अब ये क्या करेगा, यदि इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है तो ये जितने भी मैग्नेटिक फील्ड इधर से जा रहे हैं सबको अपने तरफ खींच लेगा इस तरीके से। ये सबको अपने तरफ खींच लेगा कुछ इस तरीके से, ये सबको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से आ रहा है बात समझ में, ये इस तरीके से। ठीक, ये देखो, तो ये कोई आपके पास एक मटेरियल हुआ, मान लो ये तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हुआ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हुआ। ईपीटी जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो इसकी जाहिर सी बात है परमेबिलिटी मच 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 ग्रेटर देन 1 होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। तो इन्होंने क्या किया, परमिट करा दिया किसको, इन सारे फ्लक्स को अपने में परमिट करा दिया, इन सारे फ्लक्स को अपने में परमिट करा दिया। तो यही फर्क मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने जब एयर को जब मीडियम यूज किया तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका कुछ यहां से इस तरीके से इसका फ्लक्स डेंसिटी जो है बहुत कम हो गया है ना, मतलब यहां से यहां पूरा का पूरा फ्लक्स जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, लीकेज हो सकता है बहुत ज्यादा। लेकिन जब यहां पे आप हाई मैग्नेटिक मटेरियल, गुड मैग्नेटिक मटेरियल लाइक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आप यूज करते हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स को अपने में से क्या करा देता है, पास करा देता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे हम लोग चीज पढ़ रहे हैं कि इसीलिए हम लोग यहां पे परमेबिलिटी को पढ़ रहे हैं, परमेबिलिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने परमेबिलिटी को बता दिया। तो मैं ये बताना चाहता हूं यहां पे आपके पास क्या हो गया, यहां का रिलक्टेंस जो है वो आपका बढ़ गया होगा, है ना, क्योंकि परमेबिलिटी यहाँ पे ऑलरेडी कम है, और यहाँ पे रिलक्टेंस का वैल्यू कम हो गया होगा क्योंकि परमेबिलिटी ऑलरेडी यहाँ पे ज्यादा है। तो ये रिलेशन है रिलक्टेंस को मैं एस से डिनोट करता हूँ, तो एस लिख लेना, आप एस लिख लेना। ये रिलेशन है रिलक्टेंस और परमेबिलिटी की कहानी की। तो किसी भी मटेरियल की परमेबिलिटी को हम लोग हमेशा हाई रखते हैं कुछ, यदि कोई गुड मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब उसकी परमेबिलिटी हाई है तो रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इन्हीं सारे चीजों के बारे में बात कर रहा था, एक रिलक्टेंस के बारे में मैंने बात किया, परमेबिलिटी के बारे में बात किया। तो ये दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिए, और क्या क्या रिलेशन होता है, मैथमेटिकली चीजें यहाँ से क्या पूछा जाता है, तो मैथमेटिकली चीजें आपको ये पता है तो सब चीज पता चल जाएगा कि भैया हमारे पास एमएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल से ये आपको पता होना चाहिए, एन इंटू आई होता है, H इंटू एल होता है, और आपके पास फाइव इंटू एस होता है। बस अब यहाँ से फाइव की वैल्यू को निकालोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा एमएमएफ बाय रिलक्टेंस हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। या तो फिर आप फाइव की वैल्यू को और क्या लिख सकते हो, यहाँ से फाइव की वैल्यू को आप एन आई वही है डिवाइडेड बाई एस लिख लो, या फिर फाइव की वैल्यू को आप और क्या लिख सकते हो, एच एल डिवाइडेड बाई एस लिख लो। तो ये सब पता होना चाहिए। अब एस क्या है, एस इज द रिलक्टेंस है, तो ये आपका होना चाहिए एल म्यू नॉट, म्यू और ए आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एच आपके पास एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, ये सब पता होना चाहिए। तो ये रिलेशन आपको पता है ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। बस यही सारे न्यूमेरिकल्स के लिए आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है, एमएमएफ का एम्पियर टन होता है, इसका आपके पास क्या होता है, रिलक्टेंस का क्या होगा, यही सब पूछा जाएगा, है ना। तो जस्ट आप रिलक्टेंस की यूनिट को निकालोगे तो एम्पियर टन पर वेबर, एम्पियर टन पर वेबर यहां से आप निकाल लिया करो। एच का यूनिट निकालोगे तो एम्पियर टन पर मीटर, है ना। तो ये सब आपका क्वेश्चंस आते हैं। एमएमएफ का यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर टन आपका होता है। तो ये सबको नोट करो आप, क्योंकि ये सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, फ्लक्स का एनालॉजी क्या होता है, तो फ्लक्स का करंट हो जाएगा। रिलक्टेंस का क्या होता है, तो रेजिस्टेंस होगा। एमएमएफ का क्या होता है, तो ईएमएफ होता है, या भी, है ना, ऐसे करके लिखते जाइए। ठीक है, सब चीज को लिखते जाइए। एच का क्या होता है, तो एच का आपके पास ई होता है ना, लेंथ तो लेंथ ही होता है। ठीक है, परमिबिलिटी
परमिबिलिटी परमिट करने की एबिलिटी है ना, तो ये सब क्या होता है ये। ठीक है, तो इतना सारे चीजें मैंने बता दिया। तो अभी रिलक्टेंस के बारे में मैंने बात किया, रिलक्टेंस आपको समझ में आ गया। वैसे ही आपका यहाँ पे 8वां पॉइंट होता है रिलक्टेंस के बाद रिलक्टिविटी। रिलक्टिविटी 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 चलो रिलक्टिविटी, ये रिलक्टिविटी। अब मैं बात कर रहा हूं रिलक्टिविटी की। ठीक है, जैसे आपके पास क्या होता है, इधर रेजिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस है ना, वैसे ही आपका रेजिस्टिविटी होता है, रेसिस्टिविटी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस R होता है, रेजिस्टिविटी को आप यहाँ पे रो से डिनोट करते हो, रो से। और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है और इसका यूनिट ओम मीटर होता है। करेक्ट, ओम मीटर होता है ना, ओम मीटर आपका होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट आपका क्या होता है, ओम मीटर होता है, आपको पता होना चाहिए। तो वैसे रिलक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं, तो रिलक्टिविटी का मतलब क्या होता है, रिलक्टिविटी आपका स्पेसिफिक रिलक्टेंस होगा। स्पेसिफिक रिलक्टेंस इज कॉल्ड रिलक्टिविटी। स्पेसिफिक रिलक्टेंस इज कॉल्ड रिलक्टिविटी। स्पेसिफिक रिलक्टेंस इज कॉल्ड द रिलक्टिविटी। करेक्ट, रिलक्टिविटी, बस इतना ही जान लो आप। ठीक, स्पेसिफिक रिलक्टेंस इज कॉल्ड द रिलक्टिविटी। ठीक है, ओके। जैसे कि आपके पास, और ये जो रिलक्टिविटी जो होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। रिलक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी, परमियंस, ऐसे लिख दो, परमियंस आपका होता है P। तो जस्ट मैं यहां पे लिख देता हूं रिलक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई परमियंस मतलब P, ऐसा बोल देते। अब यहां पे आता है कि परमियंस क्या है। परमियंस, जैसे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस पढ़ते हैं, वैसे यहां पे आपका होता है परमियंस। अब वहां पे कंडक्टिविटी पढ़ते हो, वैसे यहां पे कंडक्टिविटी पढ़ते हो, वैसे यहां पे परमेबिलिटी पढ़ते हो, है ना। तो 2-3 चीजें हैं जिसको मैं थोड़ा रिलेट करके आपको अच्छे से बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि देखो यार, ऐसे बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, आप लोग को कंफ्यूजन होगा। तो जैसे कि रिलेट करके बताता हूं मैं, ठीक है, रिलेट करके चीजों को आपको बताता हूं। ये चारों चीजों को जानना बहुत जरूरी है, इन चारों को जानना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। ओके, सो यहां पे इलेक्ट्रिकल सर्किट, और यहां पे इलेक्ट्रिकल के बाद मैं लिख देता हूं मैग्नेटिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे पहले आपका आता है रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टिविटी, फिर आपका कंडक्टेंस, फिर आपके पास कंडक्टिविटी। ओके, इतना क्लियर होना चाहिए। यहां पे आप इसका यूनिट क्या मानते हो, ओम। क्या मानते, क्या हो, ओम ही होता है। इसका ओम मीटर आप बोल देते हो। इसका आपका ओम का उल्टा मो हो जाएगा या साइमन हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। इसको उल्टा कर दो उसका, तो ये हो गया। इसको भी 1 बाई कर दो, 1 बाई कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा मोह पर मीटर। 1 बाई कर दो, ऐसे कर दो, 1 बाई ओम मीटर, तो मोह पर मीटर आप लिख सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा मोह पर मीटर, ठीक है, ये हो गया। अब मैग्नेटिक सर्किट की बारी आती है। तो मैग्नेटिक सर्किट में यहां पे 4 पैरामीटर्स क्या क्या होता है बेटा मेरे पास। यहां पे रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है रिलक्टेंस, एस इज द रिलक्टेंस, ऐसे लिख लिया जाए इसको, रिलक्टेंस होता है। इतना क्लियर, हाँ, रिलक्टेंस हो गया।
अब यहां पे रेजिस्टिविटी होता है, वैसे यहां पे आपके पास क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, वैसे यहां पे आपके पास रिलक्टिविटी होता है, रिलक्टिविटी होता है, रिलक्टिविटी। इतना क्लियर हो गया? जैसे यहां पे रेजिस्टिविटी होता है वैसे यहां रिलक्टिविटी होता है। अब यहां पे कंडक्टेंस है, वैसे यहां पे कंडक्टेंस होता है, वैसे यहां पे क्या होता है, वैसे यहां पे परमिबिलिटी, कंडक्टेंस होता है, वैसे यहां पे परमियंस होता है, परमियंस, पी से आप डिनोट कर देते हो, परमियंस। और जैसे कंडक्टेंस होता है वैसे कंडक्टिविटी होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना, को कंडक्टिविटी बोलते हैं। वैसे यहां पे परमियंस है तो परमिबिलिटी, परमेबिलिटी म्यू होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस का, यदि मैं बोलूंगा यहां पे मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस का एनालॉजी, रेजिस्टेंस, रिलक्टिविटी का, यहां पे आपका रेजिस्टिविटी, परमियंस का, कंडक्टेंस, परमेबिलिटी का, परमियंस का, कंडक्टेंस और परमिबिलिटी का कंडक्टिविटी, परमिबिलिटी, कंडक्टिविटी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ये चारों क्वेश्चन में, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एमसीक्यू को कुछ इसी तरीके से आपका सेट कर दिया जाता है, तो आप लोग को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने ये टेबल क्रिएट कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब यूनिट वगैरह भी पता होना चाहिए, जैसे इसका यूनिट क्या होता है तो मैंने बता दिया, यूनिट्स वगैरह में भी खेल लो, है ना, इन सब का। तो ये सारे चीजों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिलक्टेंस जो होता है वो आपका रेजिस्टेंस का एनालॉजी, रिलक्टिविटी इसका है ना, परमियंस, ये परमियंस जो होता है वो आपका परमिट करने की एबिलिटी होता है फ्लक्स को, ईज ऑफ परमिशन ऑफ फ्लक्स। डेफिनेशन भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ईज ऑफ परमिशन ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड परमियंस। क्या बोल देंगे, ईज है, ये अपोज करता है रिलक्टेंस, तो ये क्या करता है, ईज ऑफ परमिशन ऑफ फ्लक्स, ईज ऑफ परमिशन ऑफ फ्लक्स, ईज ऑफ परमिशन ऑफ फ्लक्स, ये हम लोगों ने यहां पे लिख लिया, ईज ऑफ परमिशन ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड द परमियंस, और स्पेसिफिक परमियंस इज कॉल्ड द परमिबिलिटी। अब परमिबिलिटी क्या है आपको तो पता है ना, परमिट करने की एबिलिटी। क्या आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया? ये सारा चीजें क्लियर हो गया, सब चीज मैंने बता दिया। तो अभी आप लोगों को मैंने सब चीज बता दिया, परमिबिलिटी क्या है, एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिबिलिटी क्या है ना, ये आपका डिफरेंट रिलक्टेंस क्या है, रिलक्टिविटी क्या है, परमियंस क्या है, परमिबिलिटी क्या है, सब चीज मैंने बता दिया, ठीक है। ठीक, तो जितने भी टर्मिनोलॉजी है हमने यहाँ पे कवर कर लिया, जितने भी आप लोग को जानना था, परमियंस क्या है, रिलेक्टिविटी क्या है ना, रिलेटिव परमेबिलिटी, मैग्नेटिक सर्किट, बीएच में क्या रिलेशन है, जितना आपको जानना था मैंने आप सभी लोगों को एक बार बता दिया। तो फटाफट से मैं एक बार कंक्लूजन कर लेता हूं बेसिक टर्मिनोलॉजी का, ठीक है, क्योंकि देखो बेटा आप लोग को जितना जानना था वो मैंने बता दिया हर एक चीज। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसमें कुछ फ्रिंजिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, लीकेज कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, फिर कंप्लीट होगा। तो अभी छोटे छोटे चीजें आप लोगों को पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल मैं थोड़ा लेट से कराऊंगा टाइप ऑफ सर्किट को पढ़ाने के बाद, है ना। अभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल, अभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो आप बता सकते हो, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे दिया, जैसे आपको करंट दे दिया तो फ्लक्स निकालो, ये निकालो, वो निकालो, इस तरीके की बातें करेगा अभी, है ना। तो फॉर्मूला बेस्ड आप लोगों से न्यूमेरिकल पूछेगा, जिसको मैं लूंगा अभी, आप लोग टेंशन मत लो, सारे चीजें मैं लेने वाला हूं, सब चीज मैं लूंगा, तो आप लोग अभी टेंशन नहीं लेना, है ना, ठीक है। तो एक बार हम लोगों ने जितना अभी पढ़ा सबका कंक्लूजन देख लेते हैं यहाँ पे, कंक्लूजन, फिर हम लोग दोनों में डिफरेंस देख लेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले हम लोगों ने मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा, मैग्नेटिक सर्किट। तो हमारे पास बच्चा मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो तो बना लो। क्लोज्ड बाय, मैग्नेटिक सर्किट किसको बोलते हैं, क्लोज्ड सर्किट फॉलोड, ऐसे लिख लो, बाय फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। पहला हम लोगों ने ये देखा। सेकेंड हम लोगों ने क्या देखा, फ्लक्स के बारे में देखा, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट, है ना। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे शॉर्टकट में, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। फिर हम लोगों ने फ्लक्स देखा, यूनिट देखा, वेबर, है ना। यदि मैं बोलता हूं 1 वेबर फ्लक्स की वैल्यू, इसका मतलब 1 वेबर जो बराबर होता है वो 10⁸ लाइन्स ऑफ फोर्स या फिर मैक्सवेल के बराबर होता है। तो ये हम लोगों ने देखा यहाँ पे,
ओके बेटा। फिर थर्ड हम लोगों ने देखा फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी के बारे में हम लोगों ने बात किया। फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी का हमको क्या फॉर्मूला मिला बच्चा? मुझे फ्लक्स डेंसिटी का मुझे फॉर्मूला मिला B इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया का। फ्लक्स डेंसिटी का मुझे क्या फॉर्मूला मिला? फ्लक्स डेंसिटी का फ्लक्स पर यूनिट एरिया वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, ये हमको मिला। ठीक है, यहां से हमने फ्लक्स के लिए तीन चीजें निकाला। B इज इक्वल टू होता है BA व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, और किसी भी एंगल पे फाई का वैल्यू जो होता है BA आप लेते हो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस नहीं साइन थीटा लेते हो किसी भी एंगल पे। तो दो MCQ यहाँ पे और देखा कि जब परपेंडिकुलर होगा, पहला थीटा इक्वल टू 90 होगा तो फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा, फ्लक्स जो होगा वो आपका मैक्सिमम होगा। और जब सेकेंड आपका थीटा इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, तो फाई का जो वैल्यू है वो आपका 0 होगा, मिनिमम होगा। वो उसके बारे में आप लोगों ने देखा फ्लक्स डेंसिटी में। तो ये आपका फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मिल गया। फ्लक्स डेंसिटी के बाद तीसरे के जस्ट बाद आप लोगों ने चौथा देखा कि भैया एमएमएफ क्या होता है। तो एमएमएफ आपने देखा पहला फॉर्मूला A9 है ना, आगे चल के यही फॉर्मूला आपका HL हो गया, आगे चल के यही फॉर्मूला फाई हो गया। ठीक, एमएमएफ, अब एमएमएफ ज्यादा बताने की नीड नहीं है, क्या है आप लोगों ने देखा। तो एमएमएफ का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा। फिर एमएमएफ के जस्ट बाद आप लोगों ने क्या देखा? H देखा। फ्लक्स डेंसिटी के बाद आपने H देखा था। H आपके पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो H आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का डेफिनेशन एमएमएफ पर यूनिट लेंथ आपने देखा। तो H इज इक्वल टू एमएमएफ पर यूनिट लेंथ। एमएमएफ का यूनिट एम्पियर टन आप लोगों ने देखा और इसका यूनिट मीटर में देखा। तो एम्पियर टन पर मीटर यहां से रिलेशन आ गया, और यहीं से रिलेशन आ गया था कि भैया HL जो होता है वो आपका एमएमएफ के बराबर हो गया। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला एमएमएफ के साथ मिल गया था। ठीक है, यहीं से एक रिलेशन आपका यहीं से आ गया था, एक रिलेशन आपका यहीं से आ गया था। फिर आप लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट देखा, छठवां पॉइंट आप लोगों ने देखा पर B और H में रिलेशन। तो B और H में रिलेशन क्या मिल गया? B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, दैट मींस B इज इक्वल टू म्यू इनटू H। फिर आपका यहाँ पे म्यू आ गया है ना, म्यू इज द परमेबिलिटी, म्यू इज द परमेबिलिटी, और ये आपका होता है म्यू नॉट म्यू बराबर होता है, या म्यू जो होता है वो B और H का रेशियो होता है, एक कांस्टेंट है, दोनों का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, यहीं से आप BH आप रिलेशन बनाते हो। मान लो ये आपके पास B है और ये तुम्हारे पास H है, तो ये आपका किसी आइडियल के लिए कांस्टेंट होता है ना, तो ये लीनियर आपको मिलता है, अभी देखोगे आगे चल के वो। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा। फिर यहाँ पे म्यू नॉट के बारे में बात किया, तो ये होता है 4 पाई 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर। यहाँ पे भी म्यू का भी यूनिट होता है हेनरी पर मीटर, और म्यू आर जो होता है वो आपका रिलेटिव है, तो 1 होता है वैक्यूम एयर और डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट। और ये आपका यूनिट लेस होता है, ये भी पूछा जाता है, यूनिट होता है, कोई यूनिट नहीं होता उसका। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा यहाँ पे सातवां पॉइंट। ठीक, परमेबिलिटी के बारे में। फिर आठवां आप लोगों को रिलक्टेंस आ गया कि भैया रिलक्टेंस क्या है। रिलक्टेंस के बारे में आपने देखा, तो रिलक्टेंस आपने बोल दिया S, और ये रिलक्टेंस का फॉर्मूला तुमको मिल गया कहां से? एमएमएफ बाई फ्लक्स से, ये एक फॉर्मूला मिल गया रिलक्टेंस का। सेकेंड फॉर्मूला तुमको रिलक्टेंस का मिल गया L डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर इंटू A। और रिलक्टेंस का यहां पे आप लोगों ने देख लिया फॉर्मूला यूनिट, तो एम्पियर टन पर वेबर, ये रिलक्टेंस का यूनिट। तो कुल मिला के इतना ही मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है, इतना ही मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है, करेक्ट। ठीक है, अब अगला जो लेक्चर आएगा उसमें टाइप ऑफ सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा 9वां पॉइंट मैं बोल देता हूं, आप लोगों ने यहां पे परमियंस देखा कि परमियंस क्या होता है। 10वां परमिबिलिटी के बारे में तो बात कर ही चुके हो, तो इसका एक परमिबिलिटी आपका होता है। ठीक है, म्यू जिसको आपने बोला, परमियंस आपका P होता है, परमिबिलिटी इसका अपोजिट। वैसे रिलक्टेंस पढ़ा है, तो एक आप लोगों ने रिलक्टिविटी के बारे में भी पढ़ा है, रिलक्टिविटी है ना, और ये सब का एनालॉजी क्या है ये सब पूछा जाता है। तो इसलिए ये चारों पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, रिलक्टेंस, परमियंस, परमिबिलिटी, रिलक्टिविटी, ये सब इंपॉर्टेंट है। आ रहा है बात समझ में आप सभी को? ये सब इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो आप लोग ऐसे करके ना एक पेज में शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, क्योंकि ये सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। शॉर्ट नोट्स आप लोग फटाफट से बनाइए, क्योंकि पूछा जाता है आप सभी लोगों को ये।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर मैं एक वीडियो लूंगा जिसमें सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में बात करूंगा, फिर न्यूमेरिकल की बात करूंगा, फिर उसके बाद फ्रिंजिंग इफेक्ट के बारे में बात करूंगा, लीकेज कोफिशिएंट के बारे में बात करूंगा, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।